हेलो। और आज की इस दिलचस्प चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बिना सच कहूं तो आज के आधुनिक जीवन की कल्पना करना भी नामुमकिन सा लगता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बैटरी की। ये छोटे से पावर पैक्स किसी जादू से कम नहीं हैं, जो रासायनिक ऊर्जा को तुरंत पोर्टेबल बिजली में बदल देते हैं। तो आज हमारा मकसद ये समझना है कि आखिर एक साधारण सा दिखने वाला डब्बा, चाहे वो आपके फोन में हो या किसी बड़ी इलेक्ट्रिक कार में, इतनी सारी ऊर्जा कैसे पैदा करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। 1. पोर्टेबल पावर का जादू। 2. पावर पैक के अंदर। 3. बिजली का रसायन विज्ञान। 4. प्राइमरी बनाम सेकेंडरी बैटरी। 5. बैटरी के प्रदर्शन को मापना। और अंत में 6. ऊर्जा भंडारण का भविष्य। पहला हिस्सा, पोर्टेबल पावर का जादू। अगर हम भाप और कोयले के उस पुराने युग से निकलकर इस टाइमलाइन को देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि पोर्टेबल पावर का विकास कितनी तेजी से हुआ है। सोचिए, 1800 में एलेसैंड्रो वोल्टा ने वोल्टाइक पाइल का आविष्कार किया था, जो असल में पहली व्यावहारिक बैटरी थी। फिर 1859 आया, जब गैस्टन प्लांट ने दुनिया की पहली रिचार्जेबल लेड एसिड बैटरी बनाई। उसके बाद 1949 में लुइस ऊरी के एल्कलाइन इनोवेशन ने तो जैसे छोटे उपकरणों की दुनिया ही बदल कर रख दी। और आखिर में 1970 के दशक में जॉन बी गुडइनफ की लिथियम आयन खोज, जिसके बिना शायद आज हमारे स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स होते ही नहीं। इनमें से हर एक दौर ने तकनीक में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव लाकर खड़ा कर दिया। दूसरा हिस्सा, पावर पैक के अंदर। अब भले ही किसी बैटरी के अंदर की केमिस्ट्री आपको कितनी भी जटिल क्यों न लगे, एक आम ऑटोमोटिव बैटरी सच में सिर्फ इन 5 बेहद बुनियादी और रिसाइकल होने वाले हिस्सों से बनती है। इसमें एक प्लास्टिक का कंटेनर होता है, अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव लेड की प्लेटें होती हैं, उन्हें आपस में मिलने से रोकने के लिए पोरस यानी छिद्रपूर्ण सेपरेटर्स होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और पानी का एक इलेक्ट्रोलाइट घोल होता है, और एंड में लेड के टर्मिनल्स होते हैं। बस यही वो बेसिक चीजें हैं जो मिलकर पूरा सिस्टम चलाती हैं। चलिए अब जल्दी से देखते हैं कि एक लेड एसिड बैटरी आखिर बनती कैसे है। प्रोसेस काफी तेज और दिलचस्प है। सबसे पहले पॉलीप्रोपाइलीन से एक मजबूत प्लास्टिक कंटेनर बनाया जाता है। उसके बाद लेड ग्रिड्स पर एक खास तरह का पेस्ट लगाया जाता है। अब इन प्लेटों के बीच शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, इसलिए इनके बीच सेपरेटर्स डाले जाते हैं और इस पूरे ढांचे को उठाकर कंटेनर के सेल्स में फिट कर दिया जाता है। आखिर में इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरकर इसे घंटों तक चार्ज किया जाता है और लीजिए, बैटरी काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तीसरा हिस्सा, बिजली का रसायन विज्ञान। यहाँ एक बहुत ही मजेदार ऐतिहासिक किस्सा है। लुइगी गैल्वानी नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक मरे हुए मेंढक के पैरों में 2 अलग अलग धातुएं लगाकर करंट पैदा कर दिया था। उन्हें लगा कि भाई ये तो एनिमल इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब करंट मेंढक के अंदर से आ रहा है। लेकिन एलेसैंड्रो वोल्टा ने अपनी चतुराई से इस बात को गलत साबित किया। वोल्टा ने बहुत ही चापलूसी से ये पकड़ा कि करंट मेंढक से नहीं बल्कि उन 2 अलग अलग धातुओं के इस्तेमाल से पैदा हो रहा था। कमाल की ऑब्जर्वेशन थी ना। और यही बात बहुत ही सटीक तरीके से समझाती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आखिर होती क्या है। आप इसे बिल्कुल एक रस्साकशी के खेल की तरह समझ सकते हैं। जब 2 अलग अलग मेटल्स को इलेक्ट्रोलाइट में रखा जाता है तो उनके बीच इलेक्ट्रॉनों के लिए एक जबरदस्त टक्कर होती है। एक धातु इलेक्ट्रॉनों को छोड़ना चाहती है और दूसरी उन्हें अपनी तरफ खींचना चाहती है। बस इसी खींचातानी की वजह से सर्किट में करंट बहने लगता है। अब स्कूल की साइंस क्लास में एनोड और कैथोड जैसे शब्दों ने हम सबको कभी ना कभी जरूर कंफ्यूज किया होगा, है ना? क्योंकि बैटरी में ये टर्म्स इलेक्ट्रोलिसिस के बिल्कुल उल्टे तरीके से काम करते हैं। तो इस सारे कंफ्यूजन से बचने का एक बहुत ही आसान तरीका है। हम सीधे सीधे पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल का ही इस्तेमाल करें। इसे बोलने से तुरंत दिमाग में क्लियर हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन आखिर किस दिशा में बह रहे हैं। असल में ये दोनों रेडॉक्स रिएक्शंस एक ही वक्त पर चल रही होती हैं। ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, सर्किट में घूमकर आपके डिवाइस को पावर देते हैं और फिर रिडक्शन की प्रोसेस के जरिए वापस पॉजिटिव टर्मिनल की ओर लौट आते हैं, बिल्कुल एक मार्च की तरह। यही वो लगातार चलने वाला चक्र है जो हमारी और आपकी सारी मॉडर्न मशीनों को जिंदा रखता है। चौथा हिस्सा, प्राइमरी बनाम सेकेंडरी बैटरी। इन दोनों कैटेगरी के बीच का फर्क सच में बहुत प्रैक्टिकल है। देखिए, प्राइमरी बैटरियां सिंगल यूज होती हैं, मतलब एक बार इनका रासायनिक खजाना खत्म हुआ तो इन्हें फेंकना ही पड़ता है। दूसरी तरफ होती हैं सेकेंडरी बैटरियां, जो रिचार्जेबल होती है, क्योंकि उनके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन्हें वापस रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात नोट करने वाली है। जहां हमारी इलेक्ट्रिक कार्स और फोन्स में सेकेंडरी बैटरी जरूरी है, वहीं दिल के पेसमेकर जैसे बेहद क्रिटिकल मेडिकल डिवाइस में आज भी प्राइमरी बैटरी ही बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि वहां आपको बार बार चार्ज करने का रिस्क नहीं लेना, बल्कि एक ऐसी बैटरी चाहिए जो बिना फेल हुए लंबे समय तक चलती रहे।
अब जो बात इसे इतना इंटरेस्टिंग बनाती है वो ये है कि बैटरी के अंदर का केमिकल कॉम्बिनेशन ही ये तय करता है कि उस बैटरी का इस्तेमाल कहाँ होगा। जैसे अल्कलाइन बैटरियों को लीजिए, वो छोटे फ्लैशलाइट्स या स्मोक डिटेक्टर्स के लिए एकदम परफेक्ट है। वही लेड एसिड बैटरियों को अचानक और बहुत सारी एनर्जी देने के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए ये कार के इंजन को स्टार्ट करने का भारी काम आसानी से कर लेती हैं। और फिर आती है लिथियम आयन बैटरी, जो अपने हल्के वजन और ज्यादा एनर्जी स्टोर करने की ताकत की वजह से आजकल लैपटॉप से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तक हर जगह राज कर रही है। पांचवा हिस्सा, बैटरी के प्रदर्शन को मापना। किसी भी बैटरी को जज करने का पहला बड़ा पैमाना होता है उसका डिस्चार्ज रेट, जिसे C से दर्शाया जाता है। ये रेट इस बात पर पूरी तरह निर्भर करता है कि आयंस कितनी तेजी से मूव कर रहे हैं। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आयंस जितनी तेजी से भागेंगे, बैटरी उतनी ही जल्दी और उतनी ही ज्यादा पावर की सप्लाई दे पाएगी। अब इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 274। ये लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड के लिए प्रति ग्राम मिली एम्पियर घंटे में थियोरेटिकल कैपेसिटी है, लेकिन यहाँ रियलिटी थोड़ी अलग होती है। कागजों पर चाहे नंबर कितना भी बड़ा लगे, असल दुनिया में मटेरियल्स के अंदर आने वाली अशुद्धियों और स्ट्रक्चर की कमियों की वजह से बैटरी की एक्चुअल कैपेसिटी इस नंबर से काफी कम ही मिलती है। थ्योरी और प्रैक्टिकल का यही अंतर तो इंजीनियर्स को हमेशा व्यस्त रखता है। एक और बहुत ही जरूरी फैक्टर है एनर्जी डेंसिटी या ऊर्जा घनत्व। क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल के स्मार्टफोन्स इतने पतले कैसे होते जा रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियां एक बार चार्ज करने पर इतनी लंबी दूरी कैसे तय कर लेती हैं? इसका पूरा क्रेडिट बैटरी की हाई एनर्जी डेंसिटी को ही जाता है। ये वही खूबी है जो एक बहुत ही छोटी सी जगह में ढेर सारी एनर्जी पैक करने की ताकत देती है। और उसके बाद बारी आती है बैटरी के लाइफ साइकिल की। एक लंबा लाइफ साइकिल सिर्फ हम उपभोक्ताओं के लिए ही आसान नहीं है, बल्कि ये हमारे पर्यावरण के लिए भी बेहद जरूरी है। सोच कर देखिए, लाइफ साइकिल जितना लंबा होगा, बैटरी उतनी ही देर से कचरे में जाएगी। इसका सीधा मतलब है कम ई वेस्ट और एक ज्यादा सस्टेनेबल और टिकाऊ भविष्य। छठा और आखिरी हिस्सा, ऊर्जा भंडारण का भविष्य। फ्यूचर में आने वाले बैटरी इनोवेशंस की लिस्ट वैसे तो बहुत लंबी और मजेदार है। बहुत हद तक संभव है कि धरती पर बहुतायत में मिलने वाला सोडियम या फिर कभी आग न पकड़ने वाले ग्राफीन सेल्स बहुत जल्द लिथियम आयन के इस राज को खत्म कर दें। और हाँ, जॉन बी गुडइनफ ने 2017 में लिथियम ग्लास बैटरी का भी पेटेंट कराया है। अगर ये मार्केट में आ गई तो समझिए ये गेम को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। तो इसी दिलचस्प विचार के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। आने वाले वक्त की बैटरी टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारे गैजेट्स को ही नहीं बदलेगी, बल्कि ये पूरी दुनिया में एनर्जी कंज्यूम करने के तरीके को बिल्कुल नया आकार दे सकती है। क्या ये नए केमिकल फॉर्मूले सच में जीवाश्म ईंधन यानी तेल और कोयले पर हमारी निर्भरता को हमेशा के लिए खत्म कर पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले कुछ ही दशकों में हमारे ऊर्जा के भविष्य को नए सिरे से तय करेगा। आज हमारे इस विश्लेषण के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नई नई बातें सीखते रहिए और आगे भी ऐसी ही चर्चाओं में हमारे साथ जुड़े रहिए।